Good morning, students. Welcome in Vladimir PG College. Today we'll discuss about in BSc second year, paper 3rd, Physics, Unit 1st, all numerical problems. In previous lectures, also we discussed Heisenberg uncertainty principle, Division and German experiment, group velocity and phase velocity. तो यहाँ पे हम आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स थर्ड पेपर के यूनिट फर्स्ट, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट यूनिट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उस पे हम टोटली क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। जैसे कि हमने प्लैंक लॉ बताया था, प्लैंक लॉ में क्या बताया था कि सन 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे वह अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स दिया जाता था, लेकिन सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एवरी इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। दिस कॉन्सेप्ट आर लीड टू ए न्यू मैकेनिक्स आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे सन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि प्रत्येक उत्सर्जित अथवा अवशोषित जो ऊर्जा होती है वह पैकेट्स का बंडलों के रूप में होती है, जिसको फोटॉन कहते हैं। इसको एक नए मैकेनिक्स का जोड़ दिया गया जिसका नया नाम पड़ गया क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद टॉपिक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई फोटॉन किसी फोटोमेटल सरफेस से इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाशवर्धक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे सन 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था। तो उस कंडीशन में हर्ट्ज इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन सन 1905 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या आइंस्टीन ने किया, जिसके लिए उन्हें सन 1912 ईस्वी में नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट यह है कि जब कोई फोटॉन किसी लाइट एलिमेंट पे इंसिडेंट होता है तो वहाँ से वह उसका फोटॉन जो होता है स्कैटर्ड होता है, तो जिसके रीजन से उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। फ्रिक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, अर्थात उसी चेंज इन वेवलेंथ को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे ड्यूअल कलेक्टर ऑफ मैटर वेव के बारे में बताया गया कि जैसे ऑप्टिकल फिनोमेना लाइक एज रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर बिहेव एज ए वेव। जो लाइट होता है रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में यह वेव की भांति बिहेव करता है, लेकिन बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यही लाइट क्या होता है, एक पार्टिकल साथ बिहेव करता है, जिसको डी ब्रॉगली ने बताया, जिसको हम ड्यूअल कलेक्टर ऑफ मैटर वेव बोलते हैं। और यहाँ पे डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया जो कि एक्सपेरिमेंटल नहीं था, तो ओनली बात थ्योरेटिकल था। यहाँ पे उनका जो हाइपोथेसिस था वो केवल यही हाइपोथेसिस था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैज ए वेव पैकेट एसोसिएटेड विथ इट। यहाँ पे डी ब्रॉगली ने यही केवल कॉन्सेप्ट दिया, जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन, जो कि जे थॉमसन के सन हैं, और यहाँ पे डेविसन और जर्मन ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। इसके बाद आपका आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। हाइजेनबर्ग ने ये बताया किसी गतिशील की कण की स्थिति या संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, जो फार्मूले हम आपको बताए हैं, उसी पर हम आपको न्यूमेरिकल कराने चल रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। Calculate the momentum of a photon of energy 3 अर्थ। अर्थात यहाँ से किसी
मतलब किसी फोटॉन का आपको मोमेंटम अर्थात संवेग ज्ञात करना है जिसकी एनर्जी क्या है 3 अर्ग है। अब आप प्लैंक्स लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं? E = h/nu। क्या जानते हैं? E = h/nu और न्यू = क्या होता है? c/λ होता है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे और मोमेंटम = होता है h/c होता है। सबसे पहले आपको गिवन दैट क्या दिया गया है? केवल एक दिया हुआ है E = 3 अर्ग। 3 अर्ग दिया हुआ है। अर्ग को हम कन्वर्ट कर लेंगे कितने? जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक अर्ग = होता है 3 × 10⁻⁷ जूल, तो 3 × 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप क्या फाइंड करना है? मोमेंटम फाइंड करना है। P = होता है h/c होता है। क्या होता है? P = h/c होता है। यहाँ से h/nu = क्या होता है? E, यहाँ से c। ठीक, आप क्या करेंगे? अब हम यही वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻⁷ क्या जूल दिया हुआ E का मान, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। यहाँ से P = हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻15 क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया मोमेंटम ऑफ द फोटॉन हैव एनर्जी 3 अर्ग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताते हैं। हाँ, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन इन कॉपर इज 1.1 × 10⁻15 सेकेंड। अर्थात किसी भी कॉपर सरफेस से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वह 1.1 × 10⁻15 है। इसका यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के एबव इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होता है स्टार्ट होता है, वह फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 × 10⁻15 (10⁻⁻1 falls on the copper surface. Also calculate the retarding potential. इस कंडीशन में यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी और रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। हाँ, क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए और देखिए इसमें कि दिया क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट गिवन दैट दिया हुआ न्यू नॉट की वैल्यू दिया है 1.1 × 10⁻15 (10⁻⁻1) या इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं या पर सेकंड कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई लाइट है अर्थात न्यू, इस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन जो है वह कॉपर सरफेस क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है था 1.5 × 10⁻15 (10⁻⁻1) का क्या हो रहा है? इस पे आपतित हो रहा है। अब क्या याद करना है? यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, अर्थात सबसे एच का मान दिया हुआ है आपको 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकंड होता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद करना है? के मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। उसके बाद आल्सो कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं मंदित विभव कहते हैं, अर्थात V0 का मान आप क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, अर्थात आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया था, जिसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है कि मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश या न्यू नॉट लिखते हैं। ठीक, यह है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक
इक्वेशन। यहाँ के मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। यहाँ पे अब जो वैल्यू दिया गया वही वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पीएच का मान क्या होता है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, इंटू यहाँ पे न्यू का मान दिया गया है 1.5 × 10⁻15 माइनस क्या है 1.1 × 10⁻15। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6.62 इंटू 0.4 इंटू 10⁻34 प्लस 15। इसको हम लिख सकते हैं 2.648 इंटू 10⁻19 जूल। ये हो गया के मैक्सिमम, अर्थात मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है हम 1.6 गुणित 10⁻19 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम जानते हैं बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19। अब अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो के मैक्सिमम का मान आएगा, के मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 1.655 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान आ जाएगा। इससे 2.648 से 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे 1.655 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ क्या सेकंड क्या ज्ञात करना है, आल्सो कैलकुलेट द रिटार्डिंग पोटेंशियल। हम मान लेते हैं कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है यहाँ पर ऊपर थोड़ा देख लीजिए, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो क्या है, V नॉट। हम मान लेते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, V नॉट है। V नॉट इक्वल टू क्या होता है, EV। V नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, नहीं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है EV, अर्थात यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, V नॉट है। अर्थात रिटार्डिंग पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम इक्वल टू E, अर्थात के मैक्सिमम मान कितना आया है 2.648 × 10⁻19 जूल दिया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.648 × 10⁻19, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻19। अब इसका मान हो जाएगा 1.655 वोल्ट। ये हो गया आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल का मान, और यहाँ पे ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान, जो कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, आधारित है। इसको एक बार समझ लीजिए। तो नेक्स्ट हम कॉम्पटन इफेक्ट पे आपको लिमिट कर बताते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ प्लैंक्स लॉ पे हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे हो गया। अब कॉम्पटन इफेक्ट पे, कॉम्पटन शिफ्ट पे हम आपको लिमिट कर बता रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आप नोट करिए। क्वेश्चन आपका है कि कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ, कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ, कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन फॉर 90 डिग्री scattering from a neutron, scattering from a न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे यश का मान दिया गया है, यश इक्वल टू होता है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पे 6.6 ही कर लीजिए, ठीक है, 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। उसके बाद
न्यूट्रॉन मास इक्वल टू 1.008 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एंड एक AMU इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। यह क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है। यहाँ पे क्या फाइंड करें? कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन, अर्थात डेल्टा लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे इसका देख लीजिए। सबसे पहले दिया क्या है उसको आप लिख लीजिए। गिवन दैट H इक्वल टू होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यम नॉट, क्योंकि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है H/m0c 1 - cos थीटा होता है, तो यहाँ पे जो रेस्ट मास है तो वह क्या है? 1.008 AMU है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? और यहाँ पे एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻27। तो ये C इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यम नॉट का जो मान होगा वह होगा 1.0087 है, 87 इंटू 1.6 × 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला होता है, और थीटा इक्वल टू आपका दिया है 90 डिग्री, अर्थात cos थीटा इक्वल टू cos 90। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 90 मान क्या होता है? 0 होता है। ये हो जाएगा वी नो दैट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू होता है H/m0c 1 - cos थीटा। तो यहाँ क्या कर देंगे? cos थीटा का मान क्या है? cos 90 का, अर्थात जिसका वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो H का मान है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। यम नॉट का मान हो जाएगा 1.0087 इंटू 1.6 × 10⁻⁻27 इंटू C का मान क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ से डेल्टा लैम्डा का जो मान होगा वह आएगा 1.31 × 10⁻15 क्या? मीटर। अब यह मीटर में है, इसको अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है? एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना है। तो एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1.31 × 10⁻5 एंगस्ट्रॉम। यह क्या है? दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर क्या है? सेम। ये आपका हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन फॉर 90 डिग्री स्कैटरिंग फ्रॉम ए न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कोई फोटॉन है, उसका तरंगदैर्घ्य परिवर्तन आपको ज्ञात करना है कि जो कि 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है न्यूट्रॉन सरफेस से। अब क्या है? यहाँ पे तो जो वैल्यू दिया गया है, H का मान, C का मान, यम नॉट का मान, थीटा का मान 90 डिग्री है। यही वैल्यू किसमें रख देंगे? फार्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट से एक न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको एक कॉम्पटन इफेक्ट से न्यूमेरिकल बताया है, प्लैंक्स लॉ से हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हो गया। तो कॉम्पटन इफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल और नोट करिए। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम are scattered at such an angle
angle that the required electron has the maximum kinetic energy calculate the wavelength of the scattered wave. Calculate the wavelength of the scattered wave. अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल है क्या कर रहा है, X rays of wavelength 1 angstrom are scattered at such an angle that the required electron has the maximum kinetic energy. अर्थात कोई X rays है जिसका तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है, जब वह क्या होता है स्कैटर्ड होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब फाई का मान क्या होगा, जब थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा थीटा का मान। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसके बाद क्या फाइंड करना, स्कैटर्ड वेव का वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी if थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात जब थीटा का मान 180 अंश होगा उस कंडीशन में रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आप जानते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है यच नहीं लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान दिया गया है 180 डिग्री, क्योंकि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है। जो स्कैटर्ड वेव है उसका वेवलेंथ फाइंड करना है। अर्थात क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा माइनस एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब एच का मान क्या होता है, एच का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। लैम्डा का मान है 10⁻⁻10